बहरहाल तुम्हें पाकिस्तान में स्मगल किया जाए तो तुम शक्ल सूरत से पूरे मुसलमान नजर आओ। तुम मुसलमानों का कुरान तो पढ़ लेते होगे। मैंने कहा क्यों नहीं, मैंने मालिर कोटला के एक मौलवी से कुरान पढ़ा था। शेख मेजर बोला बात खूब, फिर तो चंगी गल है। मैंने कहा मुझे कब और किस तरीके से पाकिस्तान स्मगल किया जाएगा। शेख मेजर ने मुझे घूर कर देखा और बोला इस सिलसिले में तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब जाना होगा हमारा आदमी तुम्हें आकर ले जाएगा। इस अरसे में तुम्हें दिया गया जहीला सिगार और V2 गोलियां हम अपने पास रखेंगे। मैंने ब्रीफकेस खोल कर उसके सामने कर दिया। उसने गोलियों का पैकेट और सिगार निकालकर स्याह रंग के एक डिब्बे में बंद करके अपनी मेज की दराज में रख लिया और खड़े होकर बोला अब तुम जा सकते हो। मैंने फौजी अंदाज में सलाम किया और दरवाजा खोलकर बाहर आ गया। वहां मेरा गाइड ब्रेन गन लटकाए अटेंशन खड़ा था। उसने जीप तक मेरी रहनुमाई की। मैं जीप में बैठ गया। जीप चलने ही वाली थी कि मेरे गाइड ने बुलंद आवाज में ड्राइवर से कहा हॉल्ट जवान, मेजर साहब ने कहा है कि एक सवारी को रास्ते में उतारना है, ये अर्जेंट है। मैं जीप के पीछे बैठा हुआ था। सामने से तरपाल उठी हुई थी। कोठी के कोने वाले कमरे के बरामदे में एक बल्ब रोशन था। मैंने सोचा किसी फौजी या सिख मेजर के किसी मुलाजिम को शहर में ड्रॉप करना होगा। इतने में दरवाजा खुला और एक सिविलियन लिबास में मलबूस सिख अपने साथ एक लड़की को बाहर ले आया। मैंने फिर भी कोई ख्याल न किया। ये लड़की सिख मेजर के नौकर की बेटी या बीवी हो सकती थी। मैं खामोश बैठा अपने मिशन के बारे में सोचता रहा। सिख उस लड़की को लेकर जीप में मेरे सामने बैठ गया। मैंने देखा कि लड़की का रंग गोरा मगर चेहरा उतरा हुआ था। गेट की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़े हुए थे और उसने पंजाबी लिबास पहन रखा था। मैंने अब भी उस तरफ कोई ध्यान न दिया। हो सकता है ये लड़की उस सिविलियन सिख मुलाजिम की बीवी हो और बीमार हो, लेकिन लड़की के चेहरे पर मुझे एक अजीब सी परेशानी, वहशत और घबराहट नजर आ रही थी। वो सहमी हुई थी जैसे दुश्मनों के नरगे में हो। जीप चल पड़ी। लड़की ने सिख से कमजोर सी आवाज में पूछा अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। लड़की का लहजा पंजाबी था मगर वो उर्दू बोल रही थी। सिविलियन सिख ने एक नजर मुझ पर डाली और फिर लड़की की तरफ मुंह करके बोला चुप करके बैठी रहो, तुम्हें तुम्हारे घर ले जा रहा हूँ। सिख के लहजे में सख्ती थी। लड़की किसी अच्छे घराने की लगती थी। उसका पंजाबी लहजा ना दो आबे का था और ना ही होशियारपुरी था और ना ही लुधियाने जालिंदर का था। उसने पाकिस्तान के पंजाबी लहजे में बात की थी। मेरे कान खड़े हो गए। ढाका फॉल के बाद मुक्ति बाहिनी वालों ने मशरकी पाकिस्तान से कई औरतों को अगवा करके कलकत्ते या दिल्ली लाकर फरोख्त कर दिया था। कहीं ये लड़की उन बदनसीब लड़कियों में से तो एक नहीं। मैं लड़की से बराह रास्त कुछ बोलने की पोजीशन में नहीं था, लेकिन मेरा दिल ये मालूम करने के लिए बेताब था कि ये लड़की कौन है। लड़की सर झुकाए खामोश बैठी थी। लड़की की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुपट्टे से आंसू पोंछे और हिचकियां लेती आवाज में जैसे उसके मुंह से खुद ब खुद ये धुआं निकल गई, मेरे अल्लाह मैनू एना कोलों बचा ले। सिख ने लड़की को गर्दन से दबोच कर नीचे कर दिया और बोला अब बोली ते गर्दन ला दवांगा। बात साफ हो गई थी। उस लड़की को मशरकी पाकिस्तान से अगवा किया गया था। मेरा खून खौल उठा लेकिन खुद पर जबर करके बैठा रहा। जीप मिठाई वाले पुल से चंद फरलांग पीछे दिल्ली के बाजार हुस्न वाले इलाके में दाखिल होकर एक बाजार के कोने पर रुक गई। सिख लड़की का हाथ पकड़कर उसे करख्त लहजे में कहा चलो तुम्हारा घर आ गया है। लड़की जीप से नहीं उतर रही थी। सिख उसे घसीट कर जीप से नीचे ले गया और ड्राइवर की सीट की तरफ मुंह करके बोला ठीक है जाओ। मैंने बाजार के उस मकाम को गौर से देखिया। जहाँ बिजली के दो खंभों पर मरकरी लाइट रोशन थी और खानदानी मनसूबाबंदी का एक हिंदी बोर्ड लगा हुआ था। बाजार से हारमोनियम और गाने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थी। जीप आगे रवाना हो गई। अब मैं एक एक दुकान और हर इमारत को निशानी बनाकर जहन में महफूज कर रहा था। मिठाई वाले पुल से गुजरकर जीप ने अलीपुर रोड की तरफ रुख कर लिया। जीप मुझे मेरी कोठी में उतार कर वापस चली गई। रात के 11:30 बजे थे। मैंने कपड़े तब्दील किए और लड़की के बारे में सोचने लगा। अब मेरे पास जहरीला सिगार नहीं था। मैंने फैसला किया कि सुबह बाजार में जाकर उस बदनसीब लड़की का सुराख तो लगाया जाए, उसके बाद ही आगे सोचेंगे। फिर मैं सो गया। कहते हैं दानिशमंद दिन के वक्त ही कोठे पर जाता है। मैं दानिशमंदों में से तो नहीं, लेकिन लड़की का खोज लगाने के लिए मुझे दिन के वक्त ही बाजार में जाना था। मुझे मालूम था कि रात को जागने वाली ये कठपुतलियां दिन में देर तक सोती रहती हैं। चुनाचे मैं दोपहर के वक्त अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। मेरी जेब में सिगरेटों का एक पैकेट, 2000 रुपए के नोट और एक रुमाल था। देखने में ये एक आम सा रेशमी रुमाल था मगर उसमें एक गिराह पड़ी थी। ये फांसी की गिराह थी। ये भी कमांडो का एक खतरनाक तरीन हथियार होता है। कभी भारत के ठग रेशमी रुमाल से अपने शिकार को पलक झपकने में हलाक कर दिया करते थे। कमांडोज को भी इस रुमाल की खास ट्रेनिंग दी जाती है ताकि अगर उसके पास कोई भी हथियार न हो तो वो सिर्फ रुमाल से अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार सके। मैं बाजार के उस कोने पर पहुंच गया जहां जीप ने उस लड़की को उतारा था। बिजली के खंभों पर परिवार संबंधी यानी खानदानी मनसूबाबंदी का बोर्ड लगा हुआ था। मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। बाजार सुनसान था। कई दुकानें बंद थी। पनवाड़ियों और चाय वालों की दुकानें अलबत्ता खुली थी। झरोके भी बंद थे। चिलमने गिरी हुई थी। कहीं से गाने की आवाज नहीं आ रही थी। दो औरतें मेरे करीब से गुजर गईं। बाजार काफी बड़ा था।
खुदा जाने वो सिख उस लड़की को लेकर किस मकान में गया। मुझे यही खोज लगाना था। मैं एक चाय वाले की दुकान में जाकर बैठ गया और चाय का ऑर्डर दिया। मेरा टारगेट उस होटल में काम करने वाला वो लड़का था जो चाय वगैरह ले जाता था। उन लड़कों को सब खबर होती है, लेकिन मुझे जिस नौकर ने चाय का कप ला कर दिया उसने मेरे पूछने पर बताया कि वो सिर्फ दुकान पर ही ग्राहकों को निपटाता है। मैंने जेब से 2 रुपए निकाल कर उसे टिप दी तो वो बेहद खुश हुआ और बड़ी राजदारी से मेरी तरफ झुककर बोला, हुजूर आपको कहीं पन्ना बाई की तलाश तो नहीं? वो फर्रुखाबाद गई हुई है, अगले महीने आएगी। कई लोग उसका पूछ गए हैं। मैंने सोचा उससे ही कुछ मजाकरात हो जाने चाहिए। मैंने उसे अपने बारे में बताया कि मैं पंजाब से आया हूँ, आगे कलकत्ता जा रहा हूँ। चंडीगढ़ में 3 कोठे चलाता हूँ। कलकत्ते में मशरकी पाकिस्तान से अगवा की हुई औरतें लाई गई हैं, इसलिए वहां जा रहा हूँ। लेकिन भिनत पड़ी है कि यहाँ भी ऐसी औरतें मौजूद हैं, लेकिन मैं किसी से वाकिफ नहीं। मैंने जेब से 10 रुपए का एक नोट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। उसने जल्दी से नोट लेकर सदरी की जेब में रखा और झुककर बोला, हुजूर यहाँ सिर्फ एक ही लड़की आई है, बंदाल से, पंजाबन है, रुकमनी बाई के पास है। आप कहें तो मैं किसी से बात करूं? मैंने रुकमनी बाई का पता मालूम करने के बाद उससे कहा कि मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा और चाय के कप से आखिरी घूंट पीकर बाहर आ गया। रुकमनी बाई नायिका थी और उसका मकान बाजार के कोने पर वाक़ था। 2 मंजिला मकान था। गैलरियों के अंदर खिड़कियों पर चिलमने गिरी हुई थी। एक तंग जीना ऊपर जाता था। मैं तेजी से आगे निकल गया और सीधा चांदनी चौक में आ गया, जहां मैंने मुख्तलिफ दुकानों पर से अपने मतलब की कई चीजें खरीदी। मनकों की मालाएं, कड़े, कानों में डालने वाले मुंदरे, लोहे की एक छड़ी जो आगे से मुड़ी हुई थी। इनके अलावा मैंने गेरुए रंग का खद्दर भी खरीदा। मैं साधु के भेस में रुकमनी बाई के हाथ जाना चाहता था। कोठी में आकर मैंने ये सारा सामान अलमारी में रख दिया। साधु संतों के बारे में मेरी मालूमात काफी वसी थी। मैं उनके हर तबके और धर्म के मुख्तलिफ मकतबा हाय ख्याल से वाकिफ था। मुझे मालूम था कि भारत के सूबा उत्तर प्रदेश में वैष्णु और शिव महाराज की पूजा करने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है, जबकि जनूबी हिंद में महावीर के पैरोकारों की अक्सरियत है। महाराष्ट्र में अम्बा देवी की पूजा करने वाले ज्यादा हैं और शुमाली हिमाचल प्रदेश में माता शेरावाली की पूजा की जाती है। चुनाचे में शिव जी महाराज के चेले के रूप में रुकमनी बाई के यहाँ जाना चाहता था। मैंने रात की बजाय दिन के वक्त वहाँ जाने को तरजीह दी, क्योंकि उस वक्त रुकमनी बाई को फुर्सत होगी और वो मुझे ज्यादा वक्त दे सकेगी। मैंने नकली दाढ़ी और बालों की विग लगाने का खतरा मोल नहीं लिया, क्योंकि मेरी अपनी छोटी छोटी दाढ़ी थी। अगरचे वो फ्रेंच कट थी, लेकिन मैं उसे अपनी चर्ब जबानी से निभा सकता था। और फिर मॉडर्न साधु लंबी लंबी दाढ़ियों से गुरेज करते हैं, बल्कि अक्सर दाढ़ियां मुड़वा भी देते हैं। रात 9 बजे के बाद मैंने सिख मेजर की फोन कॉल का इंतजार शुरू कर दिया। बलाए नागहानी की तरह किसी भी वक्त नाजिल हो सकता था। 11 बजे रात तक सोते जागते की हालत में रहा, फिर नींद आ गई। अगले रोज मैंने दोपहर का खाना अलीपुर रोड के एक रेस्टोरेंट में खाया। कोठी पर वापस आकर हुलिया बदलना शुरू किया। गेरुए रंग के खद्दर की धोती बांधकर बाकी का पल्लू बुद्ध पक्षियों की तरह बाकी जिस्म के ऊपर कर लिया। बालों में थोड़ी थोड़ी सी राख डाली, गले में मनकों के हार पहने, कानों में मुद्रा और कलाइयों में कड़े पहन लिए, आंखों में गहरा सुरमा लगा लिया। हल्दी घोलकर शिव जी के भक्तों के अंदाज में माथे पर 3 लकीरें बनाई। धोती में खतरनाक गांठ वाला रेशमी रुमाल उड़स लिया और हाथ में लोहे की छड़ी पकड़कर आईने में अपनी शक्ल देखी। मैं सर से पांव तक साधु बन चुका था। कोठी का दरवाजा मुकफ्फल करके चाबी धोती के ठब्बे रखी और खुदा का नाम लेकर अलीपुर रोड की तरफ रवाना हो गया। कोठियों में से निकलती 1-2 औरतों ने मुझे देखकर सर झुकाकर नमस्कार किया और अदब से परे हट गईं। मैं कल्याण हो सुपुत्री का नारा लगाता आगे बढ़ गया। अलीपुर रोड पर चौराहे में खाली टैक्सी खड़ी थी। ड्राइवर शक्ल ही से लाला लग रहा था। मैंने उसके पास जाकर बायां हाथ फजा में बुलंद करके कहा, बालक, शिव जी के चेले को मिठाई वाले पुल पर पहुंचा दे, तुझे मोक्ष प्राप्त होगा। साथ ही मैंने उलख निरंजन का नारा लगाया। हिंदू टैक्सी ड्राइवर ने फौरन मुझे अपनी टैक्सी में बिठाया और मिठाई वाले पुल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसने मुझे कई बार अपने घरेलू परेशानियों का हाल सुनाया और प्रार्थना की दरखास्त की। मैं उसे तसल्ली देता रहा। मंजिल पर पहुंचकर मैंने टैक्सी छोड़ दी और बाजार में दाखिल हो गया। उस बाजार में साधु संत और नकली कलंदर किस्म के लोग अक्सर आते रहते थे, जो ज़ईफुल एतकाद औरतों की जहालत का पूरा फायदा उठाते और पेट पूजा करने के अलावा उनसे दक्षिणा भी बटोरते थे। चुनाचे मेरी तरफ किसी ने कोई खास तवज्जो न दी। मैं सीधा रुकमनी बाई के मकान के नीचे जा खड़ा हुआ और लोहे की छड़ी वाला हाथ ऊपर उठाकर संत तुलसीदास का एक दोहा बुलंद आवाज में पढ़ने लगा। कुछ लोग मेरे इर्द गिर्द खड़े हो गए। मैंने दूसरी बार दोहा पढ़ा, मगर ऊपर से किसी ने खिड़की खोलकर नीचे न देखा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने जमीन पर जोर से लोहे की छड़ी मारी और चिल्लाकर कहा, रुकमनी बाई शिव जी का चेला, गुरु उलख निरंजन, गोरखनाथ का दुलारा,
तेरी डूबती नैया को पार लगाने आया है। क्या तू अपने घर के द्वार नहीं खोलेगी? थोड़ी ही देर में खटाक से खिड़की खुली। ऊपर से एक उधेड़ उम्र की गुलाबी साड़ी और खिजाब लगे बालों वाली बदसूरत सी औरत ने नीचे झांका। वहीं से हाथ जोड़कर बोली, गुरुदेव किवाड़ खुले हैं, पधारिए। मैं शाहाना जलाल के साथ कदम बढ़ाता जीना चढ़ने लगा। ऊपर जाकर मालूम हुआ कि रुक्मणी बाई तख्त पर कालीन का टुकड़ा बिछाए सो रही थी। जमीन पर चांदनी का फर्श बिछा हुआ था। एक तरफ उगालदान रखा हुआ था। पानदान तख्त के पाए के साथ पड़ा था। दीवार पर हेमा मालिनी और रेखा की कद्दे आदम तस्वीरें लगी थी। छत से एक फानूस लटक रहा था। एक सूखा मरियल तस्म का तबलची दीवार की तरफ मुंह किए फर्श पर सो रहा था। रुक्मणी ने बड़े अदब से मुझे तख्त पर बिठाया। अपने नौकर की तरफ गुस्सीली निगाहों से देखकर कहा कि इस मूजी को जगाओ। नौकर ने तवलची को ठोकर मारकर जगा दिया। वो बेचारा हड़बड़ा कर उठा और मेरी सूरत देखकर हाथ जोड़ता हुआ दूसरे कमरे में चला गया। मैंने साधु महात्माओं की तरह हाथ बुलंद करके कहा, रुक्मणी बाई गौर से ये शब्द सुन। जहाँ बाज बासा करे पंछी रहे न कोई, प्रेम बहाव पर काशिया सब कुछ गया भगोए। मैंने हिंदी, संस्कृत और प्राकृति के ऐसे ऐसे लफ्ज निकालकर बोले कि रुक्मणी बाई पर जबरदस्त रोब बैठ गया। उसने मेरे लिए दूध, फल और चाय मंगवाई। मैंने उन सब चीजों को हाथ लगाकर कहा, इसे मेरी तरफ से दान कर देना। मैंने उस अय्यार नायका को बहुत जल्द अपने धाम में जकड़ लिया। अब मैं अपने मतलब की तरफ आना चाहता था, यानी ये मालूम करना चाहता था कि जिस पाकिस्तानी लड़की के खोज में मैं वहां आया था वो कहाँ है। रुक्मणी का हाथ देखकर उसे कहा कि वो किस्मत की धनी है, उसके पास गैब से कोई खजाना आ गया है, मगर उसके और खजाने के दरमियान एक दीवार खड़ी है जिसको गिराना उसके बस में नहीं है। नायिका ने फौरन मेरे पांव पर सर रख दिया और बोली, महाराज आपको दिल का हाल मालूम है, अब आपसे क्या छुपा सकती हूँ। मैं समझ गया कि वो किसकी बात कर रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और हिंदी, संस्कृत मिली उर्दू जबान में नायिका को समझाया कि ये लड़की उसके लिए लक्ष्मी साबित होगी। वो उसके लिए जर्रो जवाहिर के ढेर लगा देगी। बड़े बड़े नवाब, जागीरदार और कारखानादार उसका गाना सुनने आया करेंगे। मगर साथ ही मैंने इस अमर का भी ऐलान कर दिया कि इस वक्त लड़की के सर पर सनीचर सवार है और उसका असर जायल करने के लिए मुझे एक खास अमल करना पड़ेगा। वो दौलत की रेल पेल का सुनकर खुशी से निहाल हो गई तो मैंने उसे सूरज ढले अपने आश्रम में लाने का हुक्म दिया। पहले तो कुछ हिचकिचाई, लेकिन जब मैंने उसे बताया कि अगर शिव जी की मूर्ति के उसे फेरे न दिए गए और ऋग्वेद के मंत्रों का जाप न किया गया तो ये लक्ष्मी उसके हाथ से निकल जाएगी, वो तैयार हो गई। मैंने उसे बताया कि मेरा आश्रम कुतुब साहब की लाट के पीछे शमशान भूमि में है। ये जगह मैंने पहले से देख रखी थी। मैं राम नाम का जाप करता पुरजलाल अंदाज में जीने की तरफ बढ़ गया। जब मैंने महसूस किया कि उस बाजार से काफी दूर निकल आया हूँ और मेरे पीछे कोई नहीं लगा हुआ तो मैंने एक टैक्सी पकड़ी और उस पर सवार होकर चांदनी चौक का रुख किया। जहाँ एक दुकान पर देवी देवताओं की मूर्तियां बिकती थी। मैंने शिवजी महाराज की एक छोटी सी मूर्ति और एक पीतल की सामग्री, थोड़ा सा ऊत लोबान खरीदा और अपनी कोठी में आकर शाम होने का इंतजार करने लगा। मुझे खूब मालूम था कि बुढ़िया लड़की को लेकर अकेली नहीं आएगी, उसके साथ उसका कोई पालतू गुंडा भी होगा। लिहाजा मैंने खतरनाक रेशमी रुमाल अपने पास रखना मुनासिब ख्याल किया। मैं नहीं चाहता था कि शाम ढले शमशान भूमि में खून बहे और इंसानी चीख भी बुलंद हो। सूरज गुरूब होने से पहले ही मैं कुतुब साहब की लाट के अकब वाले वीरान शमशान में पहुंच गया। यहाँ एक अंधेरी कोठरी खाली पड़ी थी। मैंने उसका फर्श साफ किया और बीच में एक पत्थर रखकर उस पर शिवजी महाराज की काली मूर्ति टिका दी। सामने सामग्री रख दी और उसके पीछे जमीन पर बैठकर इंतजार करने लगा। सामने इमली और नीम के दरख्तों में से कुतुब साहब की लाट नजर आ रही थी जिस पर सूरज की धूप ऊपर जाते हुए मांद पड़ने लगती थी। दूर पार की तरफ से बच्चों की खेलने की धीमी धीमी आवाज आ रही थी। सूरज गुरूब हो गया। शमशान भूमि में अंधेरा उतर आया, मगर अभी शाम और रात के दरमियान वाली फीकी फीकी रोशनी बाकी थी। मेरी आंखें कुटिया के खुले दरवाजे में से बाहर देख रही थी। दफतन खुश्क पत्तों पर कदमों की चाप सुनाई दी। शमशान के गरबी चबूतरे के पीछे से कुछ इंसानी साए उभरे। उनका रुख मेरी कुटिया की तरफ था, क्योंकि कुटिया में सामग्री में जलते चिरागों की रोशनी हो रही थी। मैंने हरिओम का जाप शुरू कर दिया। थोड़ी देर में 4 इंसानी साए बाहर आकर खड़े हो गए। मैंने उन्हें पहचान लिया। इनमें नायिका, मगविया लड़की और 2 गुंडे थे, जिनमें से एक पहलवान टाइप आदमी था। उसने हाथ में एक थैला पकड़ रखा था। नायिका ने झुककर प्रणाम किया और कोठरी में दाखिल होकर बोली, महाराज दासी हाजिर हैं। उसने लड़की को खींचकर आगे करते हुए कहा, महाराज के कदम छू। लड़की गहरे रंग की सादा सी साड़ी में मलबूस थी। उसने हाथ जोड़े, जरा सा सर झुकाकर मुझे सलाम किया। लड़की डरी हुई थी। कुछ शमशान भूमि का माहौल भी डरावना था। वो खामोशी से मेरे सामने जमीन पर साड़ी समेत बैठ गई। मैंने गोशाए चश्म से देखा कि दोनों गुंडे दरवाजे की दोनों जानिब मुस्तैद खड़े गोया पहरा दे रहे थे। बुढ़िया ने पहलवान से थैला लिया, उसमें से कुछ फ्रूट निकाल कर मेरे आगे रख दिए। महाराज ये कबूल करें। मैंने फल की तरफ कोई ध्यान न दिया।
आंखें बंद करके एक नारा लगाया और फिर आंखें खोल दी और बुढ़िया से कहा कि बालका, इस कन्या को यहाँ छोड़कर बाहर चली जा। जब हम आवाज दें अंदर आकर इसे ले जाना। जा बाहर शमशान भूमि में हमारी कुटिया से 10 कदम की दूरी पर जाकर बैठ जा। वो हाथ जोड़कर उठी और कुटिया से निकल गई। मैंने चिल्लाकर आवाज दी, अपने राक्षसों को भी साथ लेती जा। दरवाजा बंद कर दे, खबरदार दरवाजे के करीब आई तो भस्म हो जाएगी। नायिका ने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उठकर दर्ज में से देखा, वो दोनों गुंडों के साथ 10 कदम नापती आगे इमली के दरख्तों की तरफ जा रही थी। फिर वो शाम के अंधेरे में दरख्तों के नीचे जाकर बैठ गई।